नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है रिमिशन यानी परिहार के ऊपर। तो क्या है, देखिए, आज बिल्किस है, कल कोई भी हो सकता है। बिल्किस बानो वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि आज बिल्किस है, कल कोई भी हो सकता है। अगर मैं खबरें आपको दिखाता हूं तो देखिए, बिल्किस बानो केस सुप्रीम कोर्ट लैशेस आउट एज सेंटर गुजरात क्लेम्स प्रिविलेज ओवर द रेमिशन फाइल। ठीक है, देखिए, बिल्किस बानो हैज चैलेंज द रेमिशन। जो 11 कन्विक्ट को रेमिशन मिला है उसको बिल्किस बानो ने चैलेंज किया है। ठीक है, तो उसी पर है पूरा मामला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे इसके क्या क्या कानूनी प्रावधान जो मौजूद हैं और क्या बदलाव हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या पक्ष है और ये मामला क्या है। इतनी चीजें हम आज इसमें चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच 4 से संबंधित है उसके बारे में दे देता हूं। देखिए, इसकी घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। 22 अप्रैल सन 2023 से शुरू होने वाला है ये बैच और शाम को 6 बजे डेली इसकी क्लासेस होंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप इसकी फीस की बात करते हैं तो वैसे फीस है 30,500, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो फीस घट के 18,999 हो जाएगी। तो अगर आप हिंदी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये एक सुनहरा मौका हो सकता है जिससे आपकी जो तैयारी है वो संपूर्ण रूप से विकसित की जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो क्या है खबर। बिल्किस बानो केस के गैंग रेप और हत्याकांड के 11 दोषियों की सजा माफी पर सुप्रीम कोर्ट में पुनः सुनवाई और बिल्किस बानो ने इस मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ठीक है, तो 11 लोगों को जो छोड़ा गया है उसको चुनौती दी है। अब पहले आगे बढ़ने से पहले मामला समझ लेते हैं। देखिए, ये मामला ये है कि 2002 में आपको पता है कि गुजरात में हुए थे दंगे। ठीक है, अब जो गुजरात में दंगे हुए थे उसी दंगों के दौरान हुआ क्या, हिंसा हुई और उस हिंसा के दौरान बिल्किस बानो के साथ वहां पर इनके परिवार की बहुत से लोगों की हत्या करी गई और बिल्किस बानो का एक गैंग रेप हुआ जिसमें कि 11 लोग जो थे वो आरोपी पाए गए। ठीक है, ये है मेनली मामला। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आरोपी की बात करते हैं और क्योंकि ये मामला हम आज रिमिशन पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना, परिहार, रिमिशन पर क्योंकि हम ये है रिमिशन, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, रिमिशन, रिमिशन पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे प्रावधान आपको पता होने चाहिए। आज आपने राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की कई सारी जो समाधान की शक्तियां हैं उनमें से एक परिहार या रिमिशन भी है। नाम मैं बाकी आपके सामने लिख देता हूं। देखिए, एक ये आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद नंबर 72 के में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 161, ठीक है, आर्टिकल 161 में आपके जो राज्यपाल हैं उनकी क्षमादान की शक्तियों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो और क्या क्या है, एक आपका पार्डन जिसको क्षमा कहते हैं, ये पार्डन जिसको आप क्षमा कहते हैं। उसके अलावा एक रिप्राइव, एक रेस्पाइट, एक रिमिशन और एक आपका कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन मतलब लघुकरण। ठीक है, कम्यूटेशन मतलब लघुकरण। रिप्राइव है, जो रिप्राइव का मतलब होता है प्रविलंबन। ठीक है, और उसके अलावा रेस्पाइट का मतलब होता है विराम। एक विराम, ये हो गया आपका प्रविलंबन। और आपका ये रेमिशन तो परिहार है ही है। ठीक है, तो आज हम इस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या है इसका मतलब। इसके अगर मैं मतलब की बात करूं तो देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी को 2 साल का कठोर कारावास दिया गया है, मान लीजिए, है ना, और तो उसको रिमिशन के तहत राष्ट्रपति या गवर्नर के पास ये शक्ति होती है कि रिमिशन के तहत वो उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं से मतलब है कितना कर सकते हैं, 2 साल की अगर कठोर कारावास है तो उसको 1 साल के कठोर कारावास में बदल सकते हैं। तो ये शक्ति मौजूद है। ठीक, तो ये तो रही राष्ट्रपति या गवर्नर की बात। अच्छा, इनमें डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जो है वो बस इतना है कि जो आपकी डेथ पेनल्टी होती है, फांसी की सजा, आप मान लीजिए फांसी की सजा और कोर्ट मार्शल, ये 2 मामले ऐसे हैं जिस पर गवर्नर कोई अपनी राय नहीं देते।
इस पर सिर्फ राष्ट्रपति ही जो है वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक एंगल जो कि संविधान में दिया गया है। इसके अलावा जो और भी जगह पे इसके बारे में दिया है, क्योंकि मेनली जो है इस मामले में जो डील करते हैं वो सरकारें डील करती हैं, राज्य सरकार डील करती है। तो राज्य सरकार का सीआरपीसी का आपको जो धारा सेक्शन है, कौन सा, सीआरपीसी की धारा 432, ये बात पता होनी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 432 है जो, वो ये कहती है, मतलब वो रिमिशन के साथ डील करती है। ठीक है, रिमिशन के साथ डील करती है सीआरपीसी की धारा 432, और वो ये कहती है कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी को सजा दी है, आजीवन कारावास की सजा दी है, और उसमें क्या है कि ये सरकार जो राज्य सरकार है वो उनके पास जाएगी और फिर उनसे पूछेगी कि ये जो सजा आपने दी है, इसको इतना इतना समय हो गया, ऐसा ऐसा इसका आचरण है, तो क्या करना चाहिए, अब इसको रिमिशन या परिहार के तहत इसकी जो सजा है उसको कम करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए। इस पर उनसे राय लेती है और फिर अपना निर्णय लेती है। तो आपको जो समझना है वो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मैंने कहा कि निर्णय कौन लेती है, राज्य सरकार लेती है। तो यानी कि ये कैसा हुआ, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ ना, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ। ठीक है ना, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ, कार्यपालिका के द्वारा लिया गया निर्णय हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो और आपको जो जानना है वो जानना है आपको सीआरपीसी की जो धारा है 433 का ए पार्ट, इसके ये क्या कहता है, 433 का जो ए पार्ट है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि अगर किसी को, ठीक है, अगर किसी को आजीवन कारावास दे दिया गया है, अगर किसी को आजीवन कारावास दिया गया है, आजीवन कारावास, और ऐसे समझिए कि आजीवन कारावास दिया गया और इस कृत्य में जिसके तहत ये दिया गया है उसमें ये क्षमता थी कि उसको फांसी की सजा भी दी जा सकती थी। ठीक है, फांसी की सजा भी दी जा सकती थी, लेकिन उसको आजीवन कारावास चुना गया है। तो ऐसे मामले में रिमिशन है जो वो तब तक नहीं दिया जा सकता, परिहार है जो वो तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उसने 14 साल तक सजा नहीं काटी। देखिए ये तो पता ही है कि जो आजीवन कारावास है उसका कोई फिक्स नहीं है, एज फिक्स तो है नहीं है कि इतने साल में आजीवन कारावास हो जाएगा, वो तो आजीवन मतलब आजीवन। ठीक है, लेकिन रिमिशन के तहत उसकी जो मिनिमम है वो 14 साल फिक्स किया गया है कि भाई अगर 14 साल के बाद ही उसको आप रिमिशन दे सकते हैं, उससे पहले आप नहीं दे सकते। ठीक, अब हम इस मामले की हम बात करते हैं कि इस मामले में क्या हुआ है। अगर बिल्किस बानो के मामले में कहें तो देखिए एक आरोपी है, इनमें से नाम है इनका राधेश्याम शाह। ठीक है, ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और ये याचिका दायर करते हैं कि मुझे 15 साल 4 महीने हो चुके हैं और अब मुझे छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि सरकार को इंगित करती है कि आप मतलब ये जो मामला है ये सरकार को डिसीजन लेना होगा इस पर, और सरकार डिसाइड करेगी कि आपके लिए आपके मामले में क्या करना है। तो आपके साथ जो बचे हुए 10 आरोपी हैं उन पर भी क्या होना है क्या नहीं होना वो सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो इंडिपेंडेंस डे होते हैं, रिपब्लिक डे होता है, उसमें क्या है कि सरकारें कई बार आरोपियों को छोड़ती हैं उनके आचरण के बेसिस पर या और भी बहुत सारे बेसिस। हालांकि उसमें नियम बना है कि अगर किसी को छोड़ते हैं, जैसे देखो प्रिजन भी तो हमारे जो जेल है वो भी तो भर रहे हैं। ठीक, तो वो भी एक कारण होता है। और उसके अलावा कि इतने लंबे समय से कोई रह रहा है और अगर ये डिसाइड हो चुका है, वहाँ के जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने डिसाइड कर लिया है कि ये छोड़ा जा सकता है, तो फिर उसके लिए डिसीजन लिया जा सकता है। हालांकि उसके भी नियम है, जैसे किसी को छोड़ते हैं तो उसके लिए ये है कि एक तो ऐसे आदमी को छोड़ा जाना चाहिए जो कि महिला हो, पहली प्रेफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, है ना, महिला या ट्रांसजेंडर, इनको ट्रांसजेंडर, ठीक है, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो और 50 साल से बड़ी हो, 50 साल से ज्यादा की उम्र की हो, तो पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर पुरुष का मामला है तो 60 साल से ज्यादा का होना चाहिए, या इसके अलावा कोई बीमार है, गंभीर बीमारी है किसी को, तो उसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी नियम है, जिसको छोड़ते हैं और ऐसे ही नहीं छोड़ते, ये सारे देखते हैं कि इतने लोगों में से किसको छोड़ा जाना चाहिए और किसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ठीक, तो ये एक नियम हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक बेसिस दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने
एक केस हुआ ना, एक एक केस हुआ जिसमें उन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं। और कौन सा केस है? केस है वो लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का केस। ठीक है, क्या है? लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये 2000 का केस है, ये याद रखना। ठीक है, अभी आगे जब हम और पढ़ेंगे तो अभी इसमें जिक्र आएगा, तो इसलिए 2000 ये सन याद रखना आप बस। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें 5 पॉइंट उन्होंने दिए और उन्होंने पहला पॉइंट जो दिया वो उन्होंने बताया कि ये जो कृत्य है ये क्या किसी सिर्फ इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है या पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। पहले तो आप ये देखो, ठीक है, इंडिविजुअल या सोसाइटी। ठीक है, पूरे के पूरे समाज पर इफेक्ट डाल रहा है या किसी सिर्फ एक इंडिविजुअल पे डाल रहा है, ये आपको देखना होगा अगर रिमिशन आप अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, रिमिशन को अप्लाई करने से पहले इस चीज का ध्यान रखना होगा। दूसरी पॉइंट जो उन्होंने कहा वो उन्होंने ये भी कहा कि क्या भविष्य में ये जो कन्विक्ट है ये कोई क्राइम कर सकता है, इसके चांसेस हैं। ठीक है, तो क्राइम करने के चांसेस हैं कि नहीं ये चेक करो, क्राइम करने के चांसेस। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि ये अगर चांसेस बनते हैं तो क्या ये क्षमता है इसमें क्राइम करने की, पोटेंशियल है, कहीं विकलांग हो गया हो या बीमारी से ग्रसित हो कोई। ठीक है, तो ये भी चेक करो। ठीक है, तो क्षमता, तीसरा पॉइंट आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, क्षमता ये चेक करो। उसके बाद चौथा पॉइंट जो कहा, चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो ये कन्विक्ट है उसको आप 14 साल तक रख चुके हो, तो क्या उसको 14 साल से ज्यादा रखने का कोई मतलब है, ये चेक करो एक बार, है ना। 14 साल से ज्यादा रखने का मतलब है, मतलब उसको क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए फिर, है ना। जब 14 साल हो गए हैं तो ये भी आप चेक करो। तो ये पॉइंट एक बोला। और उसके बाद उन्होंने जो 5वां पॉइंट बोला वो उन्होंने बोला कि जो कन्विक्ट है, जो क्रिमिनल है, जो कन्विक्ट है, उसकी जो फैमिली है, उसकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है जो, वो चेक करो। ठीक है, कन्विक्ट की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ठीक है, आर्थिक स्थिति है जो, वो चेक करिए। तो इतनी चीजें बोली गई कि आप इतनी चीजें जो है वो चेक करिए। ये इस मामले में, इस केस में जो कि 2000 का केस है, ये बोला गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए आगे देखिए, ये जो मामला है, ये जो सीबीआई, ये बिल्किस बानो का मामला है। ठीक है, बिल्किस बानो का जो मामला है, ये किसने इस पर फैसला लिया था? ये सीबीआई कोर्ट ने लिया था। ठीक है, सीबीआई कोर्ट ने लिया इसका फैसला, ये सीबीआई कोर्ट ने इसका फैसला लिया। और अब जब ये वापस से रिमिशन की बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुजरात सरकार के पास जाओ। ठीक है, गुजरात सरकार के पास जाओ। गुजरात सरकार के पास जाने को क्यों कहा? क्योंकि ये जो क्राइम था ये गुजरात सरकार, मतलब गुजरात में हुआ था, तो गुजरात सरकार है जो वो इस पर डिसीजन लेगी। तो वहां पर गए, तो जब गुजरात सरकार के पास गए तो वहां पर जो उनकी रिमिशन पॉलिसी थी वो थी 1992 की, 1992 की बनी हुई पॉलिसी थी। जो रिमिशन पॉलिसी उनकी, हर राज्य सरकार की अपनी अपनी अलग है। ठीक है, तो जिसमें इनकी जो थी वो 92 की थी। अब 92 वाली जो पॉलिसी थी उसमें कुछ खामियां थी बहुत ज्यादा, बहुत मतलब नॉर्मल सी लिखी हुई थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बदलाव करने के आदेश दिए। ठीक है, 1992 की इनकी पॉलिसी थी और जो बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा, ये जो बदलाव के लिए कहा वो 2012 में कहा। ठीक है, और 2012 में इस बदलाव के लिए कहा और फिर 2014 में बदलाव किए गए। जो बदलाव किए गए वो 2014 में किए गए। ठीक है, अब आपको जो नई वाली जो रिमिशन पॉलिसी है, नई रिमिशन पॉलिसी इनकी जो है वो 2014 में आई। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो पॉलिसी आई इसमें लिखा क्या, पहले एक मेन बात है समझ लीजिए। इसमें इन्होंने जो मेन चीज लिखी वो ये लिखी कि ऐसा कोई प्रिजनर, ठीक है, ऐसा कोई भी कन्विक्ट जो कि जिसको सीबीआई, सॉरी आप सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जिसको क्रिमिनल घोषित किया गया हो, ठीक है, सजा मिली हो, किसके द्वारा? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, ऐसा कोई भी क्रिमिनल जिसको सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सजा दी हो, है ना, जैसे कि सीबीआई हो गया, उसने अगर सजा दी हो,
या मर्डर किया उसने, या उसने रेप किया हो, या उसने गैंग रेप किया हो, ठीक है, तो इन लोगों को रिमिशन पॉलिसी, रिमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, इन लोगों को कोई रिमिशन नहीं मिलेगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है उसमें। अब इस मामले में आप सोचो, यहाँ तो सीबीआई कोर्ट है, मतलब ये वाला पार्ट भी लागू हो रहा है, और ये गैंग रेप का मामला है तो ये वाला पार्ट भी लागू हो रहा है, दोनों मामले लागू हो रहे हैं, तो फिर आपने कैसे दे दी सजा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि जब यहाँ पर 2014 में जो बनी है इसकी नई वाली के हिसाब से तो ऐसा है, तो फिर कैसे दे दिए? वो इसलिए क्योंकि जो 1992 वाला मामला है वो यहां पर लागू हुआ, क्योंकि आपको एक आर्टिकल पता होगा, अनुच्छेद नंबर 20, इसमें एक पार्ट है जिसमें कि ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखो, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी कानून जिसके तहत मुझे आज सजा मिली है और बाद में वो कानून बदल गया, तो बदले हुए नियमों के अनुसार आप मेरी सजा को नहीं बदल सकते। मतलब कहने का, आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने कोई क्राइम किया और फिर मुझे आज सजा मिल गई, और 1 साल बाद क्या किया, उस सजा से रिलेटेड जो नियम थे वो बदल दिए गए, तो मुझे जो सजा है वो ऐसा नहीं होगा कि बदले हुए नियमों के आधार पे आप मेरी सजा बढ़ा दोगे या घटा दोगे या कुछ भी कर दोगे, ठीक है। मुझे क्या है कि मतलब कि कोई भी जो नियम बदलेगा वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो सकता, मतलब पीछे वालों के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर साफ साफ लिखी है। तो इस अनुच्छेद की वजह से इन लोगों पर जो है वो 1992 वाला जो पुरानी वाली इनकी जो नियम थे वो ही लागू हो गए हैं, ठीक है। तो ये प्रकरण है, अब देख लेते हैं आगे, ठीक। मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ गए होंगे, क्योंकि वो जो नियम आए हैं वो कब के हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिए, वो 2000 के हैं। ये वाला मामला है जो ये 2012 में बदलाव किए के लिए कहा गया, 14 में इन्होंने बदलाव किए हैं, लेकिन इन पर कौन सा लागू होगा? 1992 वाला। क्यों होगा? क्योंकि आर्टिकल 22 है उसके पीछे बैकिंग लेके खड़ा है जो, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या है पूरा मामला। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये चीज। अब देखिए क्या है बिल्किस बानो का मामला। बिल्किस बानो 2000 में गुजरात के दंगों में सामूहिक बलात्कार पीड़िता हैं, और इनके साथ बलात्कार किया गया था और इनके कई सारे लोगों को मार भी डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए सीबीआई को, ठीक है, मुंबई में इनको दिया, और फिर वहां से जो आपकी बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने 2017 में इनको आजीवन कारावास के लिए पुष्टि की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 अगस्त 2022 को बलात्कार और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जो 11 दोषी थे उनको परिहार के तहत रिहा कर दिया गया, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि जो आपका परिहार होता है उसके तहत क्या है, सजा को कम करने का, मतलब कम करने का अधिकार होता है, ठीक। तो उसके तहत इनको क्या है कि 15 अगस्त 2022 को 11 लोग थे, इनको रिहा कर दिया गया। अब ये परिहार की बात करते हैं, तो परिहार क्या है? तो जैसे कि आपको अभी मैंने डिस्कस किया आर्टिकल 72 के बारे में, आर्टिकल 161 के बारे में, जो कि ये राष्ट्रपति से डील करता है और ये गवर्नर के साथ डील करता है, ठीक है। ये एक क्षमादान का एक प्रकार होता है, और भारत में क्षमा करने की शक्ति है जो वो एक संवैधानिक योजना का हिस्सा होती है, क्योंकि क्षमा की शक्ति अन्याय को रोकने के लिए मौजूद है, ठीक है। देखिए ये सारे पार्ट हैं, इनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कि क्षमा, लघुकरण, परिहार, परिहार तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, परिहार, विराम और प्रविलंबन, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? एक एक लाइन में आप लिख के मुझे अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये सारे डिफरेंस जो कि आर्टिकल 72 में आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये उसी के बारे में है, हटा देता हूं मैं, ठीक है। देखिए क्षमादान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का मत, वही जो मैंने आपसे लक्ष्मण नस्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला बताया, उसमें उन्होंने ये जो 5 पॉइंट है, वही जो अभी हमने डिस्कस किए, वो 5 पॉइंट हैं जो वो यहां पर बताए गए कि अपराध की प्रकृति व्यक्तिगत है या समाज को प्रभावित कर रही है, क्या भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, क्या अपराधी ने अपराध करने की क्षमता खो दी है, क्या अपराधी को जेल में रखने का कोई उद्देश्य पूरा हो रहा है, या दोषी के परिवार की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो इतनी ध्यान में रखनी होगी आपको, ठीक। मेरे ख्याल से सारा प्रकरण आपको क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं।
@omdivedi007 मेरी पर्सनल यूजर नेम है टेलीग्राम का, जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा चैनल है, जिस पर आप करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो फाइल है वो मैं इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो प्लीज वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।